नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अम्बेडकर आप लोग के सामने जीव विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि पूरे जोश और एनर्जी के साथ आज मैं इसे कम से कम आधा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आधा टॉपिक ख़त्म करूंगा। तो लूसेंट पढ़ने का सही सही तरीका वो इसी में मिलेगा। लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि लूसेंट एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े। तो आइए बिना समय गवाए बायोलॉजी शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है तो सुन लीजिए। देखिए, विज्ञान होता है मतलब ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आइए देखे जाए। अब यहाँ पढ़ने का सही तरीका यहाँ जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। ठीक, ट्रेवेर्नस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। ठीक है, यहाँ पर एपी कल्चर जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे मान ली किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा ये है जो एपी कल्चर है। एपी कल्चर को बोलते हैं जो मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन करता हो, उसको बोलते हैं एपी कल्चर। और बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो रेशम कीट पालन का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर उसे कहते हैं जो मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन करने का अर्थ है मछलियों का पालन, जो किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? तो कवकों के बारे में अध्ययन करना, यानी कि कवक फंगस, उसके बारे में अध्ययन करना कि क्या है क्या नहीं है, वो कैसे क्या करता है, तो वो क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो उसी के बारे में अध्ययन करना। एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी करने जो शैवाल का अध्ययन करता है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। एक होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या है? तो पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या है हमारा? तो आइए फलों का अध्ययन। एक है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, मतलब पक्षी के बारे में अध्ययन करना, पक्षी उस जीव के बारे में हर पार्ट के बारे में बताना। वही अध्ययन का मतलब वही कि उसके बारे में हर चीज़ बताना। ये था इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन। ठीक, एक है ओंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन होता है। एक होता है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी क्या होता है? सांपों का अध्ययन। तो सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठिक पेड़ा का संवर्धन। एक होता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अब इसको मैं ये आसानी से ऐसे याद नहीं होगा। अब देखिए, हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं जो आपको पट सा याद हो जाएगा। देखिए, एपी कल्चर कहीं ना कहीं, देखिए एपी कल्चर मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन। मधुमक्खी अधिकतर उस जगह पर आती है जो जैसे पेड़ हो, छिपी हुई जगह हो। तो एपी कल्चर, तो ध्यान से बोलिएगा, एपी कल्चर मतलब एपी कल्चर मधुमक्खियों का पालन करने का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम, सेरी देखिए, सेरी से याद रखिएगा, सेरी या रस्सी बोलते हैं, तो रस्सी यानी रेशम को हम रस्सी बोल सकते हैं। सेरीकल्चर रेशम से जोड़िएगा। होता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब पीसी, कहीं ना कहीं पीसी, तो पीसी में सी आ रहा है, तो यहाँ पर पीसी मतलब क्या? पीसी मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछलियों को जब फ्राई मतलब मछली जब बनाते हैं, जब मछली लोग पकाता है तो उसको पीसता है मसाला, तो ये मत्स्य पालन का अध्ययन, इसको हम कहेंगे पीसी कल्चर। ये है शॉर्ट ट्रिक। इसका माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी यानी माइक में हम कवक को बोल रहे हैं कि कवक एक वायरस है। माइक में हम कवक के बारे में बोल रहे हैं, क्या है? कवक एक वायरस है। तो माइकोलॉजी कवक के लिए। अब होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। शैवाल समझ रहे हैं?
जो एक से अधिक होकर अपने आप में अलग अलग न्यूक्लियर बना लेते हैं और वो अलग डिवाइड होते हैं, वो उसी जी ये अपना शैवाल होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये होता है, एक होता है एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पुष्प मतलब फूलों का अध्ययन, एंथ्रो मतलब एंथ्रो। इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। जैसे जीव विज्ञान के जो पिता हमारे हैं वो अरस्तु कहलाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीव के विभिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार प्रकट किया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहना है। अब देखा जाए कुछ मेन पॉइंट है, आपको इससे ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांत का प्रवर्तक। अब देखा जाए आनुवंशिकता के जो सिद्धांत जो दिया है किसने, तब मेंडल ने। जीव सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो D.H. मॉर्गन। कौन है, D.H. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो हार्गो डी ब्रिज। कौन है, हार्गो डी ब्रिज। अब इधर कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो स्लाइडेन एम स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, स्लाइडेन एम स्वान। देखिए जीव द्रव सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हर्ट्ज विज्ञान। जीव द्रव सिद्धांत इसका है हर्ट्ज विज्ञान। एक है उपर्जित लक्षणों वसंगत का नियम, लैमार्क। कौन है, उपर्जित लक्षणों का वसंगत नियम, लैमार्क। देखो द्विनाम पत्ती के प्रवर्तक कौन है, कैरोलस लेनियस। एक है डीएनए द्विखंड मॉडल के कौन है, वाटसन और क्रिक। डीएनए आरएनए आपको हम आगे बताएंगे। अभी जितना टॉपिक स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं बस वही उसी को फॉलो कीजिएगा। देखिए इसके बाद फिर पढ़ना है इसमें जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण में क्या होगा, तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपने पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने भी किया था। यहाँ पर एक पॉइंट देखें, फिर यहाँ से ये थे लिनियस। तो लिनियस क्या बोलते हैं, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उससे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु कवक। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये 5 है। इसके बारे में 5 बताया गया। मोनेरा क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीव साइनोबैक्टीरियम और आर्किबैक्टीरियम सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इस जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायजलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इस जगत में है। 2 प्रकार की जीव प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इस तरह पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ से आते हैं। देखा जाए पादप क्या है, इस जगत में पारे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे इस जगत के अंग हैं। कवक, इस जगत में वे यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, ठीक है। इस पॉइंट छोड़ते हैं, अब आते हैं जंतु में। इस जगत में सही बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनके मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी या स्तनधारी जीव इस जगत में ठीक। देखा जाए आपको हम मेन पॉइंट अभी नोटिस करेंगे। देखा जाए हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए कुछ जीव ऐसे जैसे मानव है तो सब चीज़ का अलग अलग होमोसोपियन नेम होता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का जो हमें होमोसोपियन नेम इसका है, मतलब कि कुछ वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है होमोसेपियन। मेंढक को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नेम राना टिग्रिना।
बिल्ली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को क्या बोलते हैं, तो कैनिस फैमिलियर्स। गाय को क्या बोलते हैं, तो बॉस इंडिक्स या बॉक्स इंडिक्स। मक्खी क्या बोलते हैं, म्यूकस। इस तरह से आम को भी बोला जाता है। तो आम यहाँ पर है, आम है बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। धान को क्या बोलते हैं, तो ओरियाजा सैटिवा। गेहूँ को क्या बोलते हैं, तो ट्रिक्टम एस्टिवम। मटर को क्या बोलते हैं, तो पीसम। चना को क्या बोलते हैं, सीजर आर्टिनम। सरसों क्या बोलते हैं, ब्रासिका। आते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्म जो होता है, देखा जाए जीव द्रव का नामक प्रोकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन प्रभासी लसलसा भंजीय पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसके द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव के जीवन को भौतिक आधार कहते हैं। ये छोड़िए, आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं, वो देखिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा कोशिका का औसत संगठन अव्यय कुल कोशिका। जल में देखिए, जल में कोशिका का भार 70 से 90% होता है। प्रोटीन में कोशिका का भार 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट में कोशिका का भार 3%। लिपिड में 2%। न्यूक्लिक अम्ल में 5 से 7। आयन में 1%। यहाँ पर देखिएगा, देखिए तो अब कोशिका भीति जो कोशिका होते हैं, तो कोशिका को 2 तरह में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कोशिका भीति प्रोकैरियोटिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक किसे बोलते हैं, जिसे वैसे छोटे जीव जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वैसे जीव जिसे हम देख सकते हैं। हम लोग हैं यूकैरियोटिक, आदमी मानव जिसे जिसे प्रोकैरियोटिक, जिसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम बनता है, इसमें जबकि 80S बनता है। गोल्जी का अनुपस्थित होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होते हैं। केंद्रक झिल्ली में नहीं, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं, इसमें यू में होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में होते हैं, जब नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। यह एकल सूत्र ग्रुप में इसमें होता है प्रोकैरियोटिक। कोशिका कासाभिकी केवल एक तंतु होता है, इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, श्वसन देखा यूकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लिंग प्रजनन नहीं पाया था, जबकि यूकैरियोटिक में पाया था। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन असूत्रीय प्रकार का होता है, इसमें असूत्रीय या समसूत्रीय प्रकार का होता है, ठीक। मेन पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1900। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके तरल कीमीय नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड की अधरतिलीय प्रकृति के कारण द्विसत्ता का भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। मेन पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम में अंतःपर्दावी जालिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होती है। डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित, देखा जाए डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लावक में पाया जाता है। इस पॉइंट स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है।
पत्ती का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत भी है। पत्ती में रंग का पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्ण लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर में लाइकोपीन। टमाटर एक इसका पिगमेंट क्या है? लाइकोपीन जो होता है, इसी कारण टमाटर लाल होता है। गाजर में कैरोटीन नामक एक पिगमेंट है जिसके कारण गाजर लाल होता है। चुकंदर में विटामिन पॉइंट देखिएगा। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्षक को फाइकोसाइनिन कहते हैं। क्या? वनस्पति के पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक को इस पॉइंट में मेन पॉइंट को इस पॉइंट है गुणसूत्र की वसंगत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सूटना एवं बोवेरी दिया था। यहाँ देखा जाए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, जो कि भारतीय थे। नाम ही से पता चला कि भारतीय है वो। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए डीएनए आरएनए में बताता हूँ, ये है डीएनए आरएनए बनता है। डीएनए आरएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होती है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। यह केंद्र एवं कोशिका दोनों में आता है। पादप एवं जंतु कोशिका का मुख्य अंतर। अब देखिए पादप एवं जंतु कोशिका का मुख्य अंतर क्या है। यह पादप कोशिका, यह है जंतु कोशिका। पादप इनमें कोशिका की भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु में इसमें कोशिका भित्ति नहीं अनुपस्थित। इसमें लवक पाई जाती है, जबकि इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। तारकाय अनुपस्थित। इसमें जंतु कोशिका तारकाय उपस्थित। रिक्तियाँ बड़ी होती है, इसमें रिक्तियाँ छोटी होती हैं। इसमें इसके आकार लगभग आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार आयताकार, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिका अंग और उनकी खोज करता है। अब देखा है मेन पॉइंट, इस पॉइंट को देखा जाए। कोशिका अंग और उनकी खोज करता। कोशिका अंग केंद्र की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का खोज स्टिम्पर। तारकाय का खोज बोवेरी। गोल्जिकाय का खोज जॉर्ज गोल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। स्फीरोसोर्स की खोज टर्नर ने। क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटेना। क्रोमोसोम की खोज किसने? हॉफमिशर। अंतर्द्रव्यी जालिका का खोज किसने किया था? पोर्टर। लाइसोसोम की खोज किसने? सीडी दुबे। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेड। जीवधरा की खोज किसने किया था? डोजार्डिन। केंद्रिका कला खोज किसने किया था? हार्टविग। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया ही है। अब देखा जाए समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है? तो यह विभाजन इकाई कोशिका में होती है, यह विभाजन जनन कोशिका में होती है। दोनों में अंतर। इस विभाजन में कम समय लगता है, जबकि इसके विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका में 2 कोशिका बनती है, जबकि इस विभाजन में कोशिका से 4 कोशिका में निर्माण होता है। संतत कोशिका में जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। संतति कोशिका में जनक में भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होते। इसमें विभाजन गुणसूत्र के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि इसमें प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। जैव विकास के मतलब सब पॉइंट दे लेते हैं। देखिए वर्गीकरण के प्रमाण। देखा जाए इस चीज़ को याद कर लीजिए कि मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी
अंक पढ़ाए थे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बस आपको बता रहा कैसे पढ़ना है। फिर भी देखिएगा तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आ जाएगा। आप खुद देखिए, मेन मेन पॉइंट, मेन ये सब देखने का है कि किस, जैसे गुणसूत्र जो होता ना है, गुणसूत्र की वजह से बेबी और चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जन्म लेता है। तो देखिए, जो एक्सरीस एक जीव है, इसमें गुणसूत्र संख्या 2 होती है। मच्छर में गुणसूत्र संख्या 6 होती है। घरेलू मक्खी में 12 होती है। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14। प्याज में होता है 16। मक्का में होता है, मकई में 20। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24। मेंढा का में गुणसूत्र संख्या 26। नींबू में गुणसूत्र की संख्या 18 और 36 के बीच। बिल्ली में 38। चूहा में 40। चूहा में 42। गेहूँ में 42। खरगोश में 44। मनुष्य में 46। आलू में 48। चिंपैंजी में 48। तंबाकू में 48। घोड़ा में 64। कुत्ता में 78। कबूतर में 80। टेराफाइटस में 1300 से 1600। इस चीज़ को याद रखिए। गुणसूत्र कहने का मतलब आपको समझाते हैं। गुणसूत्र उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पुरुष का 23 पेयर, नहीं, पुरुष का 22 पेयर और महिला का एक पेयर मिल के 46 जोड़ा बनता है। जिसमें अगर पुरुष का अगर एक्स मिला और महिला का एक्स मिला, तो अगर दोनों को एक्स एक्स मिल गया तो बेटी जन्म लेगी। अगर पुरुष का एक वाई और महिला का वाई एक्स मिला, तो यहाँ पर बॉय जन्म लेगा, लड़का। अब देखा जाए, बीमारी है, एक है दमा बीमारी। दमा बीमारी किस कवक से होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एथलीट फुट किस बीमारी से होता है? टीनिया पेडिस से। खाज रोग किससे होता था? एक्रेस किस कवक से? एक्रेस स्केबिस से। गंजापन किससे होता था? टीनिया केप्टिस से होता है गंजापन, टीनिया केप्टिस। दाद टाइकोफाइटन कुछ होता है। गन्ने का लाल रंग कब्ज है, तो कॉल्ट्रोटाइकम फ्लैक्टम होता है। इस चीज़ को याद रखिए। एफ्ला नामक विश्व कवक में बनता है। इस चीज़ को देखा है, मेन पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, विषाणु है, विषाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो विषाणु का खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने 1892 में किया था। तंबाकू के मौजूद रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इस कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण ये कोष रूप में नहीं होते। इनका क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर वर्ष तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल के द्विगुण होते हैं। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम के कारण संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियाफेज या जीवाणु भोजी। देखिए, कोरोना भी एक विषाणु था। वायरस था, वायरस वो था क्या कि जैसे शरीर के अंदर घुसकर, सेल के अंदर घुसकर एक से अधिक बनाने की कोशिश करता था, जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती थी। उसमें होता यह था कि जब कोरोना किसी व्यक्ति को हो जाता था, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत, जिसके कारण लंग्स में काफ़ी दिक्कत होती थी। इससे किसी व्यक्ति को टीबी भी होता था। बहुत तरह की कई बीमारियां होती थी। आइए मेन पॉइंट पढ़ते हैं।
ध्यान देखिएगा, अगर मूसला जड़ का रूपांतर होगा शंकु, शंकु गाजर, कुंभी रूप से होता है शलजम चुकंदर, तुर्की रूप से मूली, भूमिगत तने जो भूमि के अंदर रहते हैं, जैसे कंद जमीन के अंदर रहते हैं, कंद के रूप में उदाहरण आलू, धानकंद बोलेंगे भंडा केसर, सलकंद बोलेंगे प्याज, प्रकंद बोलेंगे हल्दी अदरक। कुछ फल हम उसके खाने योग्य भाग, जैसे सेब, सेब का हम कौन सा भाग खाते हैं? द पुष्पासन। नाशपाती का कौन सा भाग? द पुष्पासन खाते हैं। आम का मध्य फलविति, मतलब गुठली छोड़ा कर तो सभी खा लेते हैं यार, उसी को बोल रहे हैं मध्य फलविति। अमरूद को फलविति बीजांडासन, अंगूर को फलविति बीजांडासन, पपीता का मध्य फलविति, नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फलविति बीजांडास्य, केला का मध्य एवं अंतविति, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू का पुष्पवृंत बीजपत्र, एरिल का बीजपत्र एवं भ्रूण, बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली के बीज, चना के बीज, शहतूत का रसीले पर्दिल पुंज, कटहल का पर्दिल पुंज व बीज, अनानास का परिध पुंज, नारंगी का जूसी हेयर। अब कुछ रोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, उतना कवक जनित रोग यहाँ पर देखा जाए, जैसे ये वाटर रोग जो है, वाट रोग ये आलू में होता है, तो ये कौन से कवक से होता है? तो सिंक्रीट्रियम इन्हो बायोटी। एक होता है उत्तर भाव अंगामारी रोग, आलू में होता है, ठीक, ये कौन सा कवक? तो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ठीक। एक होता है टिक्का रोग, टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। कौन सा? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा के कारण, इसका के कारण। ग्रीन ईयर बाजरा में होता है रोग, या डॉफिन मिल्यू बोलते हैं। ये स्केलोस्पोरा ग्रेमिकोल। लाल सड़न रोग गन्ना में होता है, क्लोट्रिकम फॉल्केटा। किट्टू रोग गेहूं में होता है, पिक्सीनिया ग्रोमनिस्ट टीका का। ढीला कंड रोग गेहूं में होता है, ऑस्टिलोगो नोडा ट्रिट्रिकिया। इरेकॉट बाजरा में होता है, कल्वेसिव। एक होता है अस्मट, बाजरा में होता है, टोलियो। झुलसा अरहर में होता है, ये कवक कौन है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इरेकॉट राई में होता है, राई समझते हो? क्लोवेसिव परुपुरिया। चलिए लिखते हैं, मस्त पॉइंट देखते हैं। अब देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मेन पॉइंट इसकी देखिएगा। सबसे बड़ा आवृत वृक्ष यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकिया या एक नगबीजी, इसका ऊंचाई 120 मीटर है। इसके कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में पाई जाती है। सबसे छोटा आवृतबीज पौधे यह जलीय आवृतबीज है जो भारत में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पौधा है। सबसे बड़ा बीज कोकीडियोमा प्रजाति लोडोसिया मालडीविका। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला, यह एक जलीय पौधा है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 में होता है। सबसे बड़ा पुष्प एफ्लेसिया ऑर्नोलोडाई, व्यास 1 मीटर तथा भाग लगभग 8 किलो हो सकता है। वाइटिस एवं की जड़ पर प्रभावित करता है।
सबसे छोटा आवृतबीज परजीवी। तो ऑसिथ्यूबियम यह एक द्विबीज पात्र है जो